Assalamualaikum students. Today's topic is MongoDB introduction, and we will be covering the following topics like NoSQL, their types, comparison between NoSQL versus SQL, MongoDB basics, differences between MongoDB and relational database management systems, MongoDB installations, how you could create a database collections in MongoDB, and at the end we will be looking at how you could insert and retrieve data from MongoDB collections. ठीक है, सो NoSQL से स्टार्ट कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, अब तक जो है हम लोगों ने जो मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने देखा MySQL, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज हम उस पर यूज़ कर रहे थे? SQL. ठीक है, MySQL एक मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने कवर किया, ये मैनेजमेंट सिस्टम है और ये लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे थे SQL. ठीक है, इसमें हमारे पास जो डेटा था नॉर्मली आप लोगों ने देखा था टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता था. ठीक है, टेबल्स होते थे, टेबल्स के अंदर आपके पास फील्ड्स होती थी और रोज, इस फॉर्मेट में आपके पास डेटा स्टोर हो रहा था. इसके बरक्स जो NoSQL है वो आपके पास डेटा को नॉन टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करता है. इसको नॉट ओनली SQL भी कहा जाता है. ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस आ जाती हैं लाइक डॉक्यूमेंट, की वैल्यू, वाइट कॉलम एंड ग्राफ. सो इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको फ्लेक्सिबल स्कीमा देता है. ठीक है, क्योंकि आप इजीली स्केल कर सकते हैं. जब आपके पास मतलब अगर आप एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपको उसको रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, आप उसको चेंज करते हैं विद टाइम. सो अगर आप लोगों ने उसको NoSQL में बनाया है सो वो काफ़ी ईजी होता है उसको अपडेट करना, मैनेज करना. ठीक है, सो NoSQL जो है इट्स अ पॉपुलर अल्टरनेटिव टू रिलेशनल डेटाबेसेस, क्योंकि इसमें आपके पास प्री डिफाइंड स्कीमास नहीं होते, पहले से आप लोगों को स्कीमा नहीं बनाना पड़ता, विच मेक्स NoSQL परफेक्ट कैंडिडेट फॉर रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट. ठीक है, इफ यू लुक एट द टाइप्स ऑफ NoSQL डेटाबेसेस, सो अब तक रिसेंटली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ NoSQL डेटाबेसेस इमर्ज्ड: डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस, key value database, white column and graph databases. So if you look at the first type, document types, ठीक है, databases, तो इसमें हमारे पास डेटा स्टोर होता है JSON फॉर्मेट में. ठीक है, JSON फॉर्मेट अगर आप लोग इससे फेमिलियर हो तो ये एक तरह का फॉर्मेट होता है विच इज यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा. ठीक है, इट्स रियली यूजफुल जहाँ पे आप लोग APIs यूज़ होती हैं. सो अक्सर आप लोगों को APIs में जो आप लोगों को डेटा मिलता है, आप लोग पुश करते हैं या गेट करते हैं, तो वहाँ पे आप लोग मोस्टली JSON फॉर्मेट यूज़ किया जाता है. सो जो डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस होती हैं ये JSON फॉर्मेट में डेटा स्टोर करती हैं. एंड अगर आप इसकी एग्जांपल्स देख लें तो लाइक MongoDB, CouchDB, ArrangoDB, ठीक है, ये सारी डेटाबेसेस जो हैं एग्जांपल्स जो हैं ये डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस की कैटेगरी में लाई करती हैं. ये तमाम जो है डेटाबेसेस, ये जो एग्जांपल्स हैं ये सारे डेटा डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करती हैं. ठीक है, अगर दूसरी हम टाइप देख लें ग्राफ, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे ग्राफ से डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में, इसमें हमारे पास डेटा किस तरह स्टोर होता है, नोड्स एंड ठीक है एजेस होते हैं. ठीक है, सो इसमें हमारे पास ग्राफ्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है. अगर इसकी एग्जांपल देखें तो आप लोगों के पास Neo4j एंड Allegro ग्राफ आ जाती हैं. ठीक है, ये दोनों जो हैं ग्राफ डेटाबेसेस के फॉर्मेट में वर्क कर रही होती हैं. इसके अलावा जो है हमारे पास एक थर्ड जो डेटाबेस है वो की वैल्यू, इसमें हमारे पास डेटा किस तरह स्टोर होता है, की एंड वैल्यू. ठीक है, एक की होती है उसके अगेंस्ट आप लोग वैल्यू स्टोर कर देते हैं. यहाँ पे अब आपके पास एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है कोई भी. ठीक है, इसके अलावा आपके पास इवन अरेज भी हो सकती हैं. सो ये आपके पास की एंड वैल्यू पेयर में फॉर्मेट में स्टोर होती हैं. अगर इसकी एग्जांपल्स देखें सो आप लोग रेडिस, इग्नाइट, ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स ये जितनी भी हैं हमारे पास ये सारे की वैल्यू पेयर पे कवर करती हैं, स्टोर फॉर्मेट यूज़ करती हैं. फोर्थ जो मेजर हमारे पास आ जाती है डेटाबेस वाइट कॉलम. ठीक है, इट्स लाइक टेबुलर फॉर्मेट बट डायनामिक. ठीक है, जैसे कि आप लोगों के पास अगर आप लोगों को SQL याद हो तो SQL में आप लोगों को पहले एक स्कीमा बनाना होता था. लेट सपोज अगर आपके पास कोई एक टेबल है, उसमें अगर आपके पास 4 रोज हैं, ठीक, 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4. ठीक है, तो अगर आपकी जितनी भी रोज इंटर होंगी, जितनी भी आपके पास रोज आ रही हैं, उनमें हर एक में आपके पास 4 कॉलम्स होना मस्ट है. बट वाइट कॉलम में आपके पास ये एडवांटेज होता है
कि आपकी जो एक रो है हो सकता है उसकी आपके 3 कॉलम हो, जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल में। हो सकता है दूसरी रो में आपके पास 4 कॉलम्स हों, ठीक है। इस तरह तीसरी में आपके पास 1 कॉलम हो, तो ये आप लोगों को इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, ठीक है, वाइड कॉलम डेटाबेसेस। इसकी एग्जांपल्स अगर आप लोग देखें तो हमारे पास कैसेंड्रा है, अपाची एचबीएस है, स्काइला है, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने ये जो बेसिक जो उसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं इनको। सो आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू। उसके बाद फिर हम लोग अपनी मोंगो डीपी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कुड आस्क मी इन अ लाइव सेशन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनकी डिफरेंसेस देख लेते हैं एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल की। स्टूडेंट अगर हम लोग इनकी डिफरेंसेस को देखें, एसक्यूएल डेटाबेसेस एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, सो जो इनका डेटा स्टोरेज मॉडल है, तो जो एसक्यूएल डेटाबेसेस होती हैं वो हमारे पास टेबल्स होते हैं उसमें विद फिक्स्ड रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। उसमें आपके पास आपने कॉलम फिक्स आप बता देते हैं, आपके रोज होती हैं। बट अगर आप लोग नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में देखें तो उसमें हमारे पास, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल्स हम लोगों ने ऊपर देखी, जेसन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस हैं, की वैल्यू पेयर्स हो सकते हैं, वाइड कॉलम्स हो सकते हैं, मतलब बीन डायनेमिक का आपके पास जो है कॉलम्स हो सकते हैं। इसके अलावा ग्राफ्स एंड नोड्स, ग्राफ्स हो सकते हैं जिसमें नोड्स एंड एजेस होते हैं। अगर इनकी डेवलपमेंट हिस्ट्री देखें सो जो एसक्यूएल है वो आपके पास डेटाबेसेस 1970s में डेवलप हुई थी, द फोकस ऑन रिड्यूसिंग डेटा डुप्लीकेशन। ये जो एसक्यूएल डेटाबेसेस होती हैं इसमें हमारा मेन फोकस होता है कि आप लोग डेटा डुप्लीकेशन को हम लोग रिड्यूस किया जाए। इसमें मोस्टली हम लोग नॉर्मलाइजेशंस करते हैं और स्प्लिट्स करते हैं, टेबल्स, डिफरेंट टेबल्स बना देते हैं, ठीक है। बट जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होती हैं ये अराउंड 2000 में डेवलप की गई थी विद द फोकस ऑन स्केलिंग, ठीक है। इस पर हम लोग ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और डिफरेंट क्लस्टर्स में डेटा स्टोर करते हैं। सो इसमें हमारे पास डेटा डुप्लीकेशन पे हम लोग इतना फोकस नहीं करते कि रिड्यूस किया जाए, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादातर मोस्टली डॉक्यूमेंट्स विद इन अ डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं। सो इसमें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन और उस तरह के कॉन्सेप्ट्स हम लोग अप्लाई नहीं करते, जैसे कि हम लोग एसक्यूएल डेटाबेसेस में हार्ड एंड फास्ट अपने रूल्स को अप्लाई करते हैं ताकि डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस किया जाए। अगर इनकी एग्जांपल्स देखें सो जो एसक्यूएल की जो डेटाबेसेस हैं उनकी अगर एग्जांपल देखें सो हमारे पास ओरेकल है, माईएसक्यूएल है जो कि हम लोगों ने थ्रू आउट द लैब कवर की, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आ जाता है, एंड पोस्टग्री वगैरह इनकी। तो जो नो एसक्यूएल है इनकी अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास इसमें मोंगो डीपी, काउच डीपी, डायनामो डीपी, सॉरी रेडिस, ठीक है। इस तरह डिफरेंट हमारे पास ये डेटाबेस आ जाती हैं। अगर इनके स्कीमास देखें तो इसका जो स्कीमा होता है रिजिड होता है, हार्ड एंड फास्ट आप लोगों को पहले स्कीमा बताना पड़ता है, उसके बाद ही आप लोग उसमें डेटा को पुश कर सकते हैं। बट अगर आप लोग नो एसक्यूएल को देखें तो उसमें आपके पास फ्लेक्सिबल स्कीमा होता है, आप लोगों को पहले से स्कीमा डिफाइन नहीं करना पड़ता और आप लोग मतलब जिस फॉर्मेट में भी डेटा आप लोग पुश करना चाह रहे हैं तो आप लोग पुश कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इसकी स्केलिंग देखें तो आप लोग जो है इनको एसक्यूएल डेटाबेसेस को वर्टिकली स्केल कर सकते हैं विद द लार्जर सर्वर, और जो नो एसक्यूएल है उनको आप लोग हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को ये स्केलिंग का आइडिया हो, मैंने आप लोगों को जैसे फर्स्ट लैब में बताया था, एक होती है हमारे पास वर्टिकल स्केलिंग होती है, दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग हमारे पास इस तरीके से होती है कि लेट सपोज हमारे पास ये एक पीसी है, इसमें हमारे पास 4 GB रैम लगी हुई है, ठीक है। अभी आपके पास लेट सपोज आप लोग इसकी स्पीड को तेज करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक और 4 GB की रैम लगा दी, ठीक है। ये आपका एक ही पीसी है, ये सर्वर है। सो आप लोग इसको क्या कर रहे हैं, आप लोग इसको वर्टिकली स्केल कर रहे हैं, ठीक है। बट इसकी एक लिमिटेशन होती है कि आप लोग एक लिमिट तक आप लोग इस सर्वर को आप लोग इसको वर्टिकली स्केल कर सकते हैं। लाइक हो सकता है कि ये 32 GB तक सपोर्ट करेगा, 64 GB तक रैम सपोर्ट करेगा, उसके बाद आप लोग इसको नहीं स्केल कर सकते, ठीक है। एज कम्पेयर टू अगर वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हमारे पास किस तरीके से होता है कि आपके पास अगर लेट सपोज एक पीसी लगा हुआ है, ठीक है, अब आप इसको हॉरिजॉन्टली स्केल करना चाहते हैं, सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीरीज में इसके साथ दूसरा पीसी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से जो होती है इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सो ये जो हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होती हैं इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली भी स्केल कर सकते हैं।
इसमें एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है डिफरेंट क्लस्टर्स में, मतलब इधर भी स्टोर है, इधर भी डेटा स्टोर है और इधर भी डेटा स्टोर है, ठीक है। सो इनको हॉरिजॉन्टली स्केल किया जा सकता है। और अगर इसको आप लोग देखें ज्वाइंस, तो इसमें टिपिकली ज्वाइंस रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की होती है। सो इसके लिए आप लोगों को जो ज्वाइंस हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास ज्वाइंस रिक्वायर्ड नहीं होते क्योंकि इसमें हम लोग यूजुअली अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, सो अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर विद इन डॉक्यूमेंट्स हम लोग स्टोर कर लेते हैं, तो इस तरह के जो रिलेशन ज्वाइंस की जिस तरह एसक्यूएल में बनते हैं हमारे पास, इस सॉर्ट के रिलेशंस हमारे पास हम लोग नोएसक्यूएल में उसको डॉक्यूमेंट विद इन अ डॉक्यूमेंट के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। सो टिपिकली ज्वाइंस नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू लुक एट द बेनिफिट्स ऑफ नोएसक्यूएल डेटाबेसेस, सो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि आप लोगों को क्या देता है, फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल्स, स्केल हॉरिजॉन्टली, फास्ट क्वेरीज, ठीक है, एंड इजी फॉर डेवलपर्स टू वर्क विद। सो जो फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल्स में आ जाते हैं आपके पास, जैसे फ्लेक्सिबल स्कीमास होते हैं, मैंने आपको कहा जिसमें आपको पहले से हार्ड एंड फास्ट या रिजिड स्कीमास बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सो आप लोग इजीली फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल्स आप लोग इसमें बना सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो इजीली आइटरेट क्विकली एंड इंटीग्रेट न्यू एप्लीकेशन फीचर्स, ठीक है। आपको न्यू एप्लीकेशन जो फीचर्स होते हैं एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन में ऐड करना, वो नोएसक्यूएल की केसेस में काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि अगर आप लोग एसक्यूएल की बात करें तो इसमें आपको हर दफ़ा अगर आप टेबल में लेट सपोज 4 एट्रीब्यूट हैं, अब आप एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं, तो आपको पहले उसका स्कीमा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, नया कॉलम का, और फिर वो जो है वो तमाम एग्जिस्टिंग डेटा के साथ भी वो ऐड होगा और जो नया डेटा आ रहा है उसके साथ भी आपके ऐड करेंगे, ठीक है। सो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जो आपको नोएसक्यूएल प्रोवाइड करता है। सो न्यू एप्लीकेशन फीचर्स जो होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं इसमें ऐड करना। इसके लिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ये होता है कि आप लोग को जैसे अगर आपकी कैपेसिटी एक्सीड कर रही है एक सर्वर की, लेट सपोज, तो आप क्या करते हैं, एक नया सर्वर लगा देते हैं जिसमें ज़्यादा स्पेक्स होती हैं, ठीक है। बट इसमें जो ये आपको मैंने बताया वर्टिकल स्केलिंग होती है, ठीक है। कन्वर्सली अगर आप लोग देखें, सो जो नोएसक्यूएल डेटाबेसेस होती हैं उसमें आप लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि एक अगर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास एक पीसी लगा है तो आप साथ दूसरा पीसी भी लगा सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहा जाता है, ठीक है। वर्टिकली में आप लोग इसी पीसी की स्पेक ज़्यादा करते हैं या उसी पीसी को नए लेटेस्ट पीसी से रिप्लेस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें फास्ट क्वेरीज होती हैं एसक्यूएल से, क्यों? क्योंकि इसमें जो एसक्यूएल होता है उसमें आप लोग देखें तो हमारे पास डेटा टिपिकली नॉर्मलाइज फॉर्म में स्टोर होता है, स्प्लिट्स किया होता है हम लोगों ने डिफरेंट टेबल्स में, ठीक है। टेबल 1 है, टेबल 2 है, एक ही एंटिटी का डेटा भी हो तो हम लोगों ने डिफरेंट टेबल्स में स्प्लिट किया होता है। सो जब भी अगर आप लोगों ने जैसे अगर कोई क्वेरी लिखनी है, डेटा फेच करना है, तो ऑब्जेक्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, सो आपको उसमें डिफरेंट टेबल से ज्वाइंस लगाने पड़ते हैं। ज्वाइन लगा के आप लोगों को एक एंटिटी का डेटा मिलता है, ठीक है। बट जैसे आपका टेबल का साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, साइज बढ़ता है, सो ज्वाइंस कैन बिकम एक्सपेंसिव, ठीक है, काफ़ी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है, ज्वाइंस में काफ़ी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है, क्योंकि डिफरेंट टेबल्स होते हैं, तो ये बैक एंड पे पूरे पहले टेबल्स को एक रोज के साथ कंपेयर करके और फिर ज्वाइंस करता है, सो ज्वाइंस काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो इस वजह से इसकी क्वेरीज एसक्यूएल की थोड़ी स्लो होती हैं। इन कंट्रास्ट में अगर आप लोग देखें तो नोएसक्यूएल की जो डेटाबेसेस की जो होती हैं वो ऑप्टिमाइज होती हैं, क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादातर इस तरीके से टिपिकली ज्वाइंस यूज़ ही नहीं होते। इसमें ये होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो डेटा तो आप लोगों को इकट्ठा चाहिए, आप लोगों को एक क्यूरी में चाहिए, सो दैट शुड बी स्टोर टुगेदर एज वेल, ठीक है। सो इस वजह से इसमें जो होता है वो क्यूरीज आपके पास फास्ट होती हैं एज कम्पेयर टू एसक्यूएल डेटाबेसेस। सो अगर अब हम लोग मोंगोडीबी को देखें स्टूडेंट्स, सो मोंगोडीबी हमारे पास डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस होती है दैट इज़ यूज फॉर हाई वॉल्यूम डेटा स्टोरेज, ठीक है। जिससे कि हमारे पास नॉर्मल डेटाबेस में जो एसक्यूएल डेटाबेसेस होती हैं उसमें हमारे पास टेबल्स एंड रोज होती हैं, सो इसमें हमारे पास कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। सो अब अगर हम इसके फीचर्स देखें, सो जैसे मोंगोडीबी फीचर्स ये वही बात लिखी हुई, जैसे कलेक्शंस होती हैं डेटाबेस के अंदर, एक डेटाबेस है, ठीक है, ये उसके अंदर आपके पास कलेक्शंस होती हैं, मल्टीपल कलेक्शंस हो सकती हैं,
और कलेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा, दूसरा ये आ जाता है कि जैसे ये कह रहे हैं कि रोज डज नॉट हैव टू बी स्कीमा नहीं होना चाहिए, इसमें स्कीमा आप लोग बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि एसक्यूएल में आप लोग पहले से स्कीमा बनाते हैं। इसके अलावा जो है डेटा मॉडल्स अवेलेबल विद इन MongoDB अलाउ यू टू रिप्रेजेंट हायरार्किकल रिलेशनशिप्स। अच्छा, इसमें आप लोग जो है अरेज को भी स्टोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। सो अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देख लें, सो हाउ डेटा कैन बी मॉडल इन MongoDB। सो एक तो ये होता है MongoDB में एक अंडरस्कोर ID फील्ड होती है एडिड बाय MongoDB, किस लिए ऐड की जाती है, टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट इन द कलेक्शन। जैसे कि आप लोग इसको आप यूँ समझ लें कि प्राइमरी की वाला जो कॉन्सेप्ट था कि ईच रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहें, सो इसी तरह MongoDB में एक अंडरस्कोर ID नाम का एक फील्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। आप लोग एक्सप्लिसिटली ऐड भी कर सकते हैं, और आप लोग अगर ऐड ना भी करें सो MongoDB उसको ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है और उसको एक रैंडम से एक हैश दे देता है, यूनिक हैश, ताकि आप लोग उस डॉक्यूमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। सो अब अगर आप लोग ये एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये एक क्या है, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर है, जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर। की वैल्यू पेयर्स हैं, ये की है आपके पास, इसको आप कह सकते हैं ये हमारे पास की है और ये हमारे पास उसकी वैल्यू है, ठीक है। सो अब अगर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो दूसरा इस तरह का नजर आ रहा है, तो ये क्या है, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट विद इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट आपके पास है मेन, इसको डॉक्यूमेंट, इसके अंदर आपने एक ऑर्डर के अंदर आपने साथ ही दूसरा एक और भी डॉक्यूमेंट स्टोर किया है, तो इसको एम्बेडेड डॉक्यूमेंट कहा जाता है, कि डॉक्यूमेंट विद इन अ डॉक्यूमेंट। तो देखिए इसका एडवांटेज क्या है कि अगर आप लोग जैसे देखें कि ऑर्डर डेटा जो है, ऑर्डर ID, प्रोडक्ट और क्वांटिटी, ठीक है। अगर आप लोग इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के टर्म में इसको अगर आप लोग मॉडल करते हैं इस तरह के सिनेरियो को, सो आप लोग ऑर्डर के लिए, जो ऑर्डर वाला ये सिनेरियो, इसके लिए आप लोगों को क्या होता है, एक अलग सा एक टेबल बनता, ठीक है, और टेबल बनता, और एक उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप आ जाता। एक टेबल में वो प्राइमरी की होती ऑर्डर ID, और दूसरे ये जो ऑर्डर ID है ये अगर इस टेबल में आती, मेन जो कस्टमर का टेबल है, इसमें एज अ फॉरेन की यूज हो रही होती। सो इस चीज़ को इसने अवॉइड किया, इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट के अंदर ही उसने उसको मैनेज कर लिया MongoDB ने। सो इसी वजह से आपको जैसे मैंने कहा था कि ये हमारे पास ज्वाइंस को हम लोग इसमें रिक्वायर्ड नहीं होते, हम लोग डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही डॉक्यूमेंट स्टोर कर लेते हैं। सो इसके थ्रू हम लोग इसको जो ज्वाइंस वाला जो इशू है उसको हम लोग इसमें कैटर कर लेते हैं। अब अगर हम लोग इसकी कुछ आर्किटेक्चर देखें, तो जैसे अंडरस्कोर ID तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये किस लिए यूज़ होती है। ये हमारे पास किस तरह का मतलब एक हैश जनरेट होके हर डॉक्यूमेंट के साथ स्टोर होता है, ताकि आप लोग उस डॉक्यूमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा आप लोग जो फील्ड्स आप लोग देना चाहें वो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग कुछ ना कुछ फील्ड्स आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक डॉक्यूमेंट है, अब हो सकता है इसी तरह ये आप लोगों ने डॉक्यूमेंट एक टेबल में या कलेक्शन में स्टोर किया हुआ है, तो दूसरे डॉक्यूमेंट आप स्टोर करते हैं। सो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपकी जो ये डॉक्यूमेंट में जितनी फील्ड्स हैं दूसरे डॉक्यूमेंट में भी ये इतनी ही फील्ड्स हों। उसमें हो सकता है आपके पास सिर्फ कस्टमर नेम हो और कस्टमर नेम ABC लेट सपोज कुछ भी है, सो आप लोग उसको भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग इसमें किसी किस्म की आपके पास मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। डॉक्यूमेंट्स जो हैं, दो डॉक्यूमेंट्स वेरी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फील्ड्स, ठीक है, साइज उनका डिफरेंट हो सकता है। सो ये अगर आप लोग देखें तो हमारे पास कस्टमर ID, कस्टमर नेम और ऑर्डर ID यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। ये एग्जांपल है जस्ट। अच्छा, ये जो है हमारे पास जैसे डेटाबेस आपके पास SQL में होती है, MySQL डेटाबेस में भी डेटाबेस होती है। अच्छा, इसके बाद दूसरे इसमें कलेक्शंस होती हैं। आप यूँ एज्यूम कर लें कि जो कलेक्शन है, जो आप लोग MySQL में इसको टेबल्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट होती हैं, बाकी ज़्यादातर सिमिलर हैं चीज़ें। जैसे इसमें डेटाबेस कहा जाता है, इसमें भी आप लोग इसको डेटाबेस ही कहते हैं, Mongo में भी जो SQL में इसको टेबल कहा जाता है, यहाँ पे आप लोग इसको कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपके पास यूँ एज्यूम कर लें आपके पास एज अ रो होते हैं। जैसे MySQL में आपके पास रोज होती हैं,
इस तरह हमारे पास मोंगो में हमारे पास उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास फील्ड्स होती हैं, जैसे ये फील्ड्स हैं हमारे पास। अगर आप अभी एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फील्ड्स हैं, ठीक है। ये कस्टमर नेम, ये हमारे पास एक फील्ड है जिसको यूजुअली हम लोग एसक्यूएल में एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं या फील्ड्स भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज हो गई जो कि थोड़े से नेम्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। सो अगर हम लोग एग्जांपल एक देख लें फील्ड की वाली पेयर्स की, सो ये हमारे पास एक तरह का क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास नेम है, एज है, स्टेटस एंड ग्रुप्स। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप्स में क्या स्टोर किया हुआ है, अरे। तो आप लोग यहाँ पे इसमें इस तरीके से अरेज वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। सो ये कंपैरिजन है इसको, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि इसको डेटाबेस ही कहा जाता है। इसमें जो है टेबल्स को कलेक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है रो है या टपल है तो उसको आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट कहते हैं। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोग उसको कॉलम कह रहे होते हैं तो इसको यहाँ पे फील्ड कहा जाता है। इसमें टेबल ज्वाइंस होते हैं, सो इसमें आप लोग एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर लेते हैं। प्राइमरी की होती हैं तो इसमें हम लोग अंडरस्कोर आईडी जो है वो उसको प्राइमरी की ही आप लोग असाइन कर देती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसको एक अंडरस्कोर आईडी हैश सा असाइन हो जाता है जो कि यूनिकली यूज़ होता है आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को। सो नाउ हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं मोंगोडीबी का। सो आप लोगों ने क्या करना है कि जो लिंक मैंने दिया हुआ है आप लोग इस लिंक पे चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है आप लोगों ने मोंगोडीबी डाउनलोड करनी है, यहाँ पे इसका पैकेज, ठीक है। वर्जन आप लोग सेलेक्ट कर लें, विंडोज़ प्लेटफॉर्म होगा। अच्छा, इसमें आप लोगों ने इस चीज़ को ख्याल करना है कि अगर आप लोग किसी स्टूडेंट्स के पास विंडो 8.1 है, ठीक है, तो वो लोग क्या करें, वो करंट वर्जन को डाउनलोड ना करें, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन्स के लिए जो है उनके आ रहे हैं मोंगोडीबी के वर्जन, उन्होंने विंडो 8.1 के लिए सपोर्ट उन्होंने बंद कर दी है, तो उसके लिए ये वर्क नहीं करेगा। तो आप लोग जो है फिर 4.2.14 डाउनलोड कर लें, इससे लोअर। और जिनके पास विंडो 10 है उनके लिए इशू नहीं करेगा, तो वो करंट वर्जन ही डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें तो आपके पास पैकेज आ जाएगा, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लें। सो आपके पास इस तरह का सिंपल सा सेटअप है, आप लोग उसको सिंपल इंस्टॉल कर लें। अच्छा, ये कि आपको मतलब आसानी के लिए मैंने जो आप जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे कस्टम और, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरा ऑप्शन होगा। सो आप लोग कस्टम अगर सेलेक्ट करके इसकी डायरेक्टरी को आप लोग ये सी मोंगोडीबी की डायरेक्टरी बना के वहाँ पे रख दें, सो आप लोगों के लिए बाद में उस पर नेविगेट करना ईजी होगा, बट इट्स ऑप्शनल, ठीक है। अगर आप लोग नहीं भी करते सो इशू नहीं है, वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम फाइल में आपका जो है इंस्टॉल कर देता है सी में। सो मैंने तो अपनी मतलब ईजीनेस के लिए एक मोंगोडीबी की डायरेक्टरी बना दी, वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। आफ्टर द इंस्टॉलेशन, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इस जिस डायरेक्टरी में इंस्टॉल किया है आपने उसमें नेविगेट करना है बिन फोल्डर की तरफ तक, ठीक है। और फिर उसको आप लोगों ने उसकी सर्विसेज को स्टार्ट करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, मोंगोडीबी cmd इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें। मोंगोडीबी और इसमें आपके पास बिन फोल्डर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मोंगोडीबी की सर्विसेज को स्टार्ट करना है, तो नेट स्टार्ट मोंगोडीबी, ठीक है। सो ये अगर आप लोगों की सर्विस ऑलरेडी मैंने स्टार्ट की है, ठीक है, तो इसने क्या दी, सर्विस ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, ठीक है। हाँ, बट अगर आप लोग इसको रन करेंगे, ठीक है, तो सर्विस स्टार्टिंग और आपकी सर्विस ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, नेट स्टार्ट मोंगोडीबी से। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मोंगो का शेल रन करना है, ठीक है। सो ये तो हम लोगों ने उसकी सर्विस को, मोंगोडीबी की जो सर्विस है उसको हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब हम लोगों ने मोंगो का शेल ओपन करना है, सो हम लोग यहाँ से मोंगो शेल ओपन कर देते हैं, दूसरे एक और ओपन कर दिया टर्मिनल, और हम लोग फिर क्या कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, मोंगो लिख देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास मोंगो का शेल ओपन हो गया, ठीक है। हमारे पास इसका वर्जन और ये सब चीज़ें शो कर, अब आपके पास मोंगो का शेल रनिंग में है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ से आप लोग अपनी जो है डीबीज देख सकते हैं, शो डीबीज,
ठीक है। तो ये आप लोगों को उसकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डीबीज आती हैं, इसके साथ इंस्टॉल्ड होती हैं। तो ये आपको वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर आपको अपनी स्क्रीन को क्लियर करना है तो CLS, ठीक है, स्क्रीन को आप लोग इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने डेटाबेस तो हम लोगों ने इसकी शो कर ली, ठीक है, मोंगो शेल भी रन कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोगों ने लेट सपोज कोई डेटाबेस बनानी है, सो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग लिख सकते हैं यूज़ और डेटाबेस का नाम। आप लोग कोई भी डेटाबेस का नाम रख सकते हैं, लेट सपोज fast_1311, ठीक है। मैंने डेटाबेस बना दिया, लेकिन अगर आप लोग इसको शो करेंगे तो ये आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब तक इसमें हमारे पास कोई भी कलेक्शन या कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग, अगर आप चाहते हैं कि डेटाबेस आपको लिस्ट में शो भी हो, तो उसके लिए एटलीस्ट आपके पास एक उस डीबी के अंदर एक कलेक्शन और एक डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डीबी डॉट हम लोग कलेक्शन बना देते हैं। लेट सपोज कोई भी स्टूडेंट के नाम से कलेक्शन बना दी, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इंसर्ट फंक्शन है, हम इंसर्ट कर देते हैं नेम उसका क्या हो, लेट सपोज हम लोग नेम कह देते हैं अली, ठीक है। सो ये रिजल्ट इसने राइट कर दिया और इसने कलेक्शन बना दी, किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से। हम लोगों ने कलेक्शन बना दी, उसके अंदर हम लोगों ने ये डेटा इंसर्ट कर दिया। सो अब अगर हम लोग शो डीबीज करें तो आप लोग देख सकते हैं वो fast_1311 विजिबल है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डेटाबेस बना दी और फिर उसके अंदर हम लोगों ने कलेक्शन, उसके अंदर ये रिकॉर्ड आप लोगों ने इंसर्ट कर दिया, तो फिर आपको ये विजिबल होगी। अच्छा, अगर आप लोग इसका सिंटेक्स देखें तो आपको, जैसे मैंने कहा था, जेसन की तरह है, ठीक है। करली ब्रेसेस होती हैं, सो नेम, लास्ट नेम, ठीक है, रेस, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी आप लोग रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर आप लोगों ने कलेक्शन बनानी हो, सो आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं, db.create_collection के थ्रू भी आप लोग बना सकते हैं। db.create_collection और कलेक्शन का नेम आप लोग स्ट्रिंग में दे देते हैं, तो आप लोग के पास एक कलेक्शन बन जाती है, ठीक है। सो अगर आप कलेक्शन की देखना चाहते हैं लिस्ट, तो आप लोग लिख सकते हैं शो कलेक्शंस, ठीक है। सो अब अभी तक हमने जो थी एक db.student के नाम से बनाई थी कलेक्शन, सो ये आपके पास कुछ होकर, अगर आप लोग इसके अलावा db.create_collection के थ्रू बनाते हैं तो वो भी यहाँ पे विजिबल होगा, ठीक है। इसके अलावा ये कि जो मोंगो डीपी है, ये डॉक्यूमेंट्स को स्टोर बेसन डॉक्यूमेंट्स, बेसन जो है ये भी हमारे पास एक तरह की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ जेसन डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। इसके अलावा इस इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, तो वही आपके पास जैसे डीबी कीवर्ड हो गया, डॉट कलेक्शन का नेम, डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट में फिर आप लोगों ने जेसन फॉर्मेट में आप लोगों ने कलेक्शन जो भी आप लोग डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। सो अभी अगर हम लोगों ने एक इंसर्ट किया था, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें फ़ायदा ये है कि आपको, जैसे मैंने कहा था, इसमें आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती है। अब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगी जिसमें सिर्फ नेम अली है, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाए जिसमें नेम हो, लेट सपोज 1 2 3, हम कह देते हैं नेम हो उसका अली, ठीक है। और उसका हम लोग एक और रोल अंडरस्कोर नंबर दे देते हैं उसको, लेट सपोज हम लोग दे देते हैं रोल नंबर उसका क्या होगा 1297, ठीक है। सो एक और डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों जो डॉक्यूमेंट इंसर्ट हुए उनका जो है स्कीमा डिफरेंट है, उनकी फील्ड्स डिफरेंट है, वेरी कर रही हैं। सो इसमें आपके पास ये एज आ जाता है कि आप लोग डिफरेंट मतलब वेरिएबल्स में वेरी कर सकते हैं फील्ड्स, ठीक है। सो ये हमने सिंगल डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट कर दिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों ने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करना हो, सो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग करली ब्रेसेस की जगह पे जो मेन जो है वो आप लोग ब्रैकेट यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर इनसाइड जो है करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, कॉमा सेपरेटेड फील्ड्स, ठीक है। ये अब मैंने जैसे इंसर्ट किया db.student के अंदर इंसर्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये एक हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, दूसरा डॉक्यूमेंट, तीसरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस तरह आप लोग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स अटैच है, ठीक है, आप लोग इसको भी रन कर लें। सो ये आपके रन हो जाएंगे। इसके बाद अब आप आ जाते हैं हम लोग व्यू की तरफ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तो हम लोगों ने पुश कर दिए, ठीक है, डेटा हम लोगों ने इंसर्शन कर दी। अब हम लोग करते हैं रीड।
सो रीड के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज होता है, फाइंड का फंक्शन यूज होता है। सो db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, ठीक है। सो ये हम लोग आप लोग देख सकते हैं इसने फाइंड कर दिया दोनों डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो अब आप लोग अगर इन डॉक्यूमेंट्स को देखें, अच्छा सो सुनिए, मैंने इसमें जो है मल्टीपल डेटा इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। सो अगर आप लोग देखें तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये फाइंड फंक्शन, ये हमें एक बात हुई कि सारा रिकॉर्ड हमें फेच करके दे रहा है, ठीक है। फाइंड फंक्शन इसमें भी हम लोगों ने जैसे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम हम लोग करते थे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम किसी भी स्टूडेंट टेबल, तो ये तमाम रिकॉर्ड हम लोगों को फेच करके दे रहा है। अभी तक हम लोगों ने इसमें वेयर क्लॉज ऐड नहीं की, ठीक है। आगे चल के हम लोग इसमें देखेंगे कि आप लोग किस तरीके से इसमें वेयर क्लॉज ऐड कर सकते हैं कि ताकि स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को फेच किया जाए। अच्छा, इसके अलावा ये कि इसमें अब अगर आप लोग देखें तो ये जो हम लोगों ने रिकॉर्ड फेच किए हैं ये थोड़े से डेंस फॉर्मेट में है, मतलब इतनी इजीली ह्यूमन रीडेबल नहीं है। सो इसके लिए फिर आप लोग एक डॉट, इसको आप चाहते हैं कि प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट में आ जाए आपके पास, तो आप लोग एक प्रिटी का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो उससे आपके जो रिकॉर्ड्स हैं ये थोड़े से फॉर्मेटेड हो जाते हैं एंड दैट इज इजी टू रीड, ठीक है, फॉर ह्यूमंस। सो ये आप लोग प्रिटी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं।